सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखो, हमारा इंडिया किस तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा हुआ है। आपको पता है कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो है कितने सारे जो है सेक्रीफाइसेस किए, कितने सारे जो है लड़ाइयां लड़ी, जिसके बाद जाकर जो है हम लोग ब्रिटेन से क्या हुए थे, इंडिपेंडेंट जो है हुए थे। अब देखो, इंडिपेंडेंट होना एक अलग चीज था, इंडिपेंडेंट हम लोग हो गए। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद आगे हम लोग अपनी कंट्री को आगे लेकर कैसे चलेंगे, कैसे संभालेंगे। इस कंट्री में इतने सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, इतने सारे रिलीजियस लोग हैं, इतने सारे कल्चरल हैं, बहुत सारे यहाँ पर क्या डिस्क्रिमिनेशन है, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजियस के, अलग अलग कलर्स के, साउथ इंडिया के लोग, नॉर्थ इंडिया के लोग, ईस्टर्न के, वेस्टर्न के, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद इस कंट्री को बैलेंस वे में लेकर किस तरीके से चले, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उस समय के हमारे जो लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू का, वल्लभ भाई पटेल का, इन सब लोगों का जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इसको आगे कैसे मेंटेन करें। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हमारे इंडिया में पहला इलेक्शन हुआ, सेकंड इलेक्शन हुआ, थर्ड इलेक्शन हुआ, किस तरीके से हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी जो है प्रॉपरली जो है स्टैब्लिश हुई, ये सब चीजें हम लोग अभी देखने वाले हैं। देखो, we learned in the previous chapter about the different institution to govern and administrate the government that have been described in the Indian Constitution। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 13 था उसमें हमने देखा है कि हमारे इंडिया में किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करता है, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, किस तरीके से प्रेसिडेंट काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं, क्या रोल होता है लोकसभा का, क्या रोल होता है राज्यसभा की, ये सब चीजें हमने देख ली थी। What function do this institution perform and is their relationship each other, इनके बीच में क्या रिलेशन, ये चीज भी हमने वहां पर जो है देखी थी। We shall try and understand how democratic politics developed in India at the ground level after independence। अभी देखो, अभी हमारे इंडिया में मोर देन 100 या 200 से ज्यादा जो है लोकल या स्टेट या नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को मिलाया जाए तो हमारे इंडिया में जो है 200-300 क्या है पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से इमर्ज हुई, किस तरीके से ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है स्टेट पार्टी बनने का, नेशनल पार्टी बनने का, ये सब देखेंगे। हाउ वाज द इकोनॉमिक एंड द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री फॉर्मुलेटेड एंड हाउ वाज इट एक्सिक्यूटेड। अब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये होता है कि दूसरे कंट्रीज के साथ हम लोग जब रिलेशन बनाएंगे तो उस समय हमारी पॉलिसी क्या रहेगी। जैसे आप भी किसी दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करते हो तो कुछ कंडीशन के साथ करते हो कि वो आपके क्लास में पढ़ता है या वो आपके एरिया का है, वो आपकी बातों को समझता है। आप ऐसे लोगों के साथ दोस्ती तो नहीं करते जो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं या आपसे आपकी बातों को नहीं मानते हैं, आपकी फीलिंग से उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता या उनकी सोच अलग है, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप नहीं करते। तो उसी तरीके से एक कंट्री भी होता है, उस कंट्री का रिलेशन दूसरे कंट्री के साथ कैसा होगा, इसको बोला जाता है फॉरेन पॉलिसी। What were the aspiration and the needs of the people living in different region of India। इंडिया के अलग अलग जगहों पर लगने वाले लोगों का एस्पिरेशन क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है, उनकी नीड्स क्या है। What step did government take to fulfill this aspiration and need, और गवर्नमेंट की क्या स्टेप होगी इस चीज को फुलफिल करने के लिए। लेट अस ट्राई एंड एनालाइज दिस इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। The Indian Constitution sought to achieve several objectives simultaneously. They include making democracy effective and vibrant, bringing the political unity to the country, and the creating the institution to work for much needed economic and the social changes। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसने हर चीज का व्यवस्था करके दिया है। हमारे डेमोक्रेसी में किस तरीके से चेंजेस होंगे, किस तरीके से पॉलिटिकल चेंजेस होंगे, किस तरीके से हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी, किस तरीके से सोशल चेंजेस होंगे, ये सब का डिस्क्रिप्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है दिया है। The challenge before the newly independent country was to develop this institution and the system to ensure they work effectively and rapidly। अब सब चीज की व्यवस्था तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही, लेकिन वो तो एक बुक के अंदर है, उसको प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई किया जाए, ये सब चीजें हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि एक इलेक्शन कमीशन होगा, एक प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होगा, एक आईएएस ऑफिसर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में जो कि ये संभालेंगे वो संभालेंगे, पुलिस ऑफिसर होगा, ये सब तो लिखा हुआ है। लेकिन वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है। The people of India had to prove the world that they could maintain the unity and integrity of the country after it gained independence।
जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए तो इंडिपेंडेंट होने के बाद हमको पूरी दुनिया के लोगों को ये बताना था कि हम लोग अगर इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हम लोग आपस में यूनिफाइड रहेंगे और हमारे कंट्री के इंटीग्रिटी को हम लोग मेंटेन करेंगे, while also working within the democratic framework to bring about economic and social changes। इकोनॉमिक चेंजेस भी आएंगे। पहले हमारे यहाँ क्या था, देखो जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय हमारे यहाँ इतने ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होता था कि सबको पेट भर खाना मिल जाए। तो हम लोग अमेरिका का जो है एक प्रोग्राम चलता था उस समय PL 400 करके, ठीक है, उस प्रोग्राम पर हम लोग डिपेंड रहते थे। मतलब अमेरिका उस समय जो भी गरीब कंट्रीज थी 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जितनी भी गरीब कंट्रीज थी उन सबको चावल वगैरह देती थी। तो हमारा इंडिया सोच सकते हो कि उतना गरीब था, ठीक है, लेकिन आज के डेट में हम दूसरे कंट्रीज को सप्लाई कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। We shall try to understand the democratic system that was introduced and developed in India after independence from the following events। अब एक एक करके इवेंट्स को हम लोग देखते जाएंगे कि इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है क्या क्या इवेंट्स हुए और उस इवेंट का क्या इफेक्ट जो है हमारे कंट्री पर जो है पड़ा, कंट्री पर जो है पड़ा। देखो सबसे पहला जो मेन इंपॉर्टेंट इवेंट जो हुआ इंडिपेंडेंट होने के बाद वो है हमारे पहला जनरल इलेक्शन। देखो आप बोलोगे कि सर हमारा इंडिया तो इंडिपेंडेंट 1948 में हो गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में स्टार्ट हो गया था 26 जनवरी को, फिर ये इलेक्शन 2 साल बाद क्यों हुए? देखो उसके बहुत सारे रीजंस हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि जैसे पहले जो है जब 1947 में हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय जो है एंटरिम गवर्नमेंट थी। अंतरिम गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि टेम्पररी गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब इलेक्शन करना ऐसा तो नहीं कि आज इंडिपेंडेंट हुए कल इलेक्शन करा देंगे। इलेक्शन कराना आम बात नहीं, बहुत बड़ा बात है। एक स्टेट में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक गांव में जब इलेक्शन होता है ना, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो काफी सारे ऐसी चीजें थी जिसको मेंटेन करते हुए हमको चलना था, इसीलिए इलेक्शन होने में इतना टाइम जो है लग गया। An important challenge before the country was to conduct the first general election according to the new constitution in order to ensure that the success and stability of Indian democracy। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद सबसे बड़ा एक चैलेंज ये था कि जनरल इलेक्शन को हम लोग अपने इंडिया में किस तरीके से जो है करवाए, जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिस्पेक्ट भी बना रहे और जो चीज हमने सोची थी इलेक्शन ऐसे करवाएंगे, ऐसे स्टेबिलिटी आएगी हमारी डेमोक्रेसी में, वो सक्सेसफुल हो सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज था, कैसे किया जाए इसको करके। Although our constitution was adopted in 1915, the first general election was conducted in 1952. It required intense preparation। Every adult Indian man and woman had been conferred to the right of vote for the first time। देखो जब 1952 का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ी थी हमारे गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसा था 1952 का इलेक्शन जिसमें हमारे इंडिया में रहने वाले जितने भी एडल्ट लोग हैं, एडल्ट लोग मतलब देखो जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय एडल्ट का मतलब था ऐसे लोग जिनकी एज जो है 21 साल से ज्यादा है। वो तो 1989 के आसपास जो है 61st अमेंडमेंट हुआ, राजीव गांधी ने करवाया, जिसमें जो है एडल्ट का मतलब 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया। आप आजकल देखते होंगे कि जो 18 साल से ऊपर वोटिंग कर सकता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो है क्या था कि जिसकी उम्र 21 साल से ऊपर है वो वोटिंग कर सकता था। तो हमारे इंडिया में उस समय लगभग 17 से 18 करोड़ लोग ऐसे थे जो कि 21 साल से ऊपर थे। तो पहली बार इतने ह्यूज लेवल पर हमारे इंडिया में क्या हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था, इतने लोग पार्टिसिपेट जो है करने वाले थे। The first task was to prepare the electoral rolls listing the names of the all eligible voters in the country। तो सबसे बड़ा टास्क तो ये था कि कौन एलिजिबल है इलेक्शन के लिए, कौन एलिजिबल नहीं है इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए, इसका लिस्ट प्रिपेयर करना सबसे बड़ा टास्क था। This was an monumental task given the vastness of the country and the difficulty in reaching far-flung region। देखो अब लिस्ट तो प्रिपेयर कर लोगे, लेकिन अब लोग जो है ऐसा तो नहीं कि सब सिटीज में रहते थे, लोग जो है गांव में रहते थे, बहुत दूर दूर रहते थे। उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था, सड़कें भी प्रॉपर नहीं थी, तो उन जगहों पर कैसे पहुंचा जाए, कैसे वोटर्स के लिए इलेक्शन का अरेंजमेंट किया जाए, ये प्रॉब्लम था। The voters had to be educated about the electoral process and the persuaded to visit the polling booth in the cast their vote। अब लोगों को उस समय हमारे कंट्री में ऐसा था कि पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ऑन रफली तो उस समय हमारे इंडिया में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 80 से 85 लोग क्या थे, ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब इलिटरेट थे, उनका एजुकेशन कम था। तो ऐसे लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करवाना अपने आप में डिफिकल्ट काम था।
Also, polling booth had to be set up across the country and is staffed by the polling officer. और यहाँ पर जो है कंट्री के हर जगहों पर जो है क्या किया गया, पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ का मतलब ये होता है कि ऐसा लोकेशन जहां पर लोग जाके वोटिंग करते हैं। जैसे जनरली जो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह होते हैं ना आजकल, उसी को जो है पोलिंग बूथ बना दिया जाता है। आप लोग भी देखोगे अपने गाँव में, अपने शहरों में, कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं या कई बार प्राइवेट को भी बना दिया जाता है, तो उनको क्या किया जाता है, पोलिंग बूथ बनाया जाता है। एक सेंटर होता है जहां पर लोग आकर वोटिंग करते हैं। अराउंड 85% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट। देखो वही चीज बोल रहा है कि लगभग लगभग 85% लोग ऐसे थे जो कि लिटरेट नहीं थे। सो हाउ कुड दे रीड द रिकॉग्नाइज द नेम्स ऑफ द कैंडिडेट दे वांट टू वोट फॉर हिम। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो कैसे पहचानेंगे कि किसको वोट करना है। जैसे मान लो यहाँ पर जो है 4 नाम है, एक इलेक्शन में खड़ा हुआ है राम, श्याम, सीता और गीता। ये 4 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब जैसे मैं गया, मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, गीता को वोट करना, तो मैं गीता का जो बक्सा रहेगा उसमें जाकर अपनी चिट्ठी डाल दूंगा। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कैसे जानेगा कि ये बॉक्स गीता के लिए, ये सीता के लिए, ये श्याम के लिए, ये राम के लिए है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था। द इलेक्शन कमीशन कैम अप विद द इन्वेंशन सॉल्यूशन, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। ईच कैंडिडेट वाज अलॉटेड इलेक्शन सिंबल दैट वाज प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड ऑन द बैलेट बॉक्स। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारे कैंडिडेट के लिए एक एक सिंबल अलॉट कर दिए। जैसे राम के लिए मान लो उसने क्या किया, एक जो है मान लो कोई एक सिंबल मान लेते हैं, माचिस का डिब्बा बना दिया। तो अब राम जब इलेक्शन मतलब लोगों के पास जाएगा तो बोलेगा कि भैया माचिस छाप में वोट देना करके। श्याम के लिए मान लो दे दिया हाथी, एलिफेंट का। तो श्याम जब अपना लोगों के पास वोटिंग मांगने जाएगा तो वो बोलेगा कि भैया हाथी छाप में वोट देना करके। तो इस अब उसको तो सब पहचान लेंगे, उसकी जरूरत नहीं, हाथी कैसा दिखता है, माचिस कैसा दिखता है, सबको पता है, लालटेन कैसा दिखता है, साइकिल कैसा दिखता है। तो इससे प्रॉब्लम जो है नहीं हुई ज्यादा। ठीक है। अब देखो, जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ था हमारे इंडिया में तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। The system of universal adult franchise was being used for the first time in the country to give all citizens the opportunity to vote। मतलब इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि जितने भी एडल्ट लोग थे सबको वोटिंग करने का राइट जो है दिया गया था। इससे पहले भी इलेक्शन होते थे लेकिन उसमें कुछ ही लोगों को वोटिंग करने का राइट था। जैसे जिसकी इनकम अच्छी है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, उन्हीं लोगों को राइट था। लेकिन ये पहला इलेक्शन था जिसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं था, जितने भी लोग थे सबके सब 21 साल से ऊपर के लोग वो सब वोटिंग कर सकते थे। The government set up polling booth in far-flung rural areas to enable people to cast their vote। सरकार ने क्या किया, मतलब जो इलाका बहुत ज्यादा दूर है वहां पर भी उन्होंने पोलिंग बूथ जो है सेटअप किया ताकि लोग वहां आकर वोटिंग कर सके। The election to legislative assemblies of all the state were held simultaneously with the election of लोक सभा। इसमें एक स्पेशल बात ये थी कि जब पहला जनरल इलेक्शन हुआ ना तो उस समय लोकसभा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट में भी तो होता है ना स्टेट गवर्नमेंट, पढ़े होंगे आप लोग, जिसको विधानसभा बोलते हैं। तो इस टाइम ऐसा किया गया कि लोकसभा का भी इलेक्शन और जो स्टेट थी स्टेट के असेंबलीज का भी इलेक्शन जो है एक साथ किया गया था। A total of 17 करोड़ वोटर वे रजिस्टर्ड फॉर द इलेक्शन। 17 करोड़ लोगों ने उस समय रजिस्टर्ड किया था वोटिंग के लिए। 85% ऑफ देम इलिटरेट। अब 17 करोड़ का 85% लोग ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे। अराउंड 2,24,000 पोलिंग बूथ वेर सेटअप। 2,24,000 पोलिंग बूथ सेटअप किया गया था पूरे इंडिया में। विथ वन पोलिंग बूथ फॉर अराउंड एवरी 1,000। हर 1,000 वोटर्स के लिए एक एक पोलिंग बूथ जो है रखा गया था। 10 लाख ऑफिशियल्स वर डिप्लॉयड टू ऑब्जर्व द पुलिस पोलिंग ऑफिसर। 10 लाख ऑफिसर्स जो थे वो निगरानी करने के लिए जो है रखे गए थे। आम बात नहीं है इंडिया में इलेक्शन का होना। ठीक है, सोचो उस समय 17 करोड़ लोग रजिस्टर्ड थे। आज के डेट में 80 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एडल्ट हैं। इतने लोगों के लिए पोलिंग बूथ बनाना, इतने लोगों के लिए जो है इलेक्शन के लिए काम करना कोई आम बात नहीं है। ये अपने आप में एक फेस्टिवल है। ठीक है, अभी एक स्टेट में जब इलेक्शन होता है, हमारे छत्तीसगढ़ में इलेक्शन होता है तो आप लोग माहौल देखे होंगे। तो सोचो पूरे इंडिया लेवल पर जब 5 साल में इलेक्शन होता है तो कितना मतलब सरकार को कितना खर्चा करना पड़ता है, कितना सिक्योरिटी पुलिस वाले लगे होते हैं, कितने आर्म फोर्स लगे होते हैं, कितने ऑफिसर्स लगे होते हैं जो दिन रात मेहनत करके जो है क्या करते हैं, इलेक्शन को जो है सक्सेसफुल जो है करवाते हैं। ये हमारा डेमोक्रेसी है। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है हमारा इंडिया का डेमोक्रेसी। ठीक है, चलो
कुछ और थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जो 20 22 25 मिनट तक का रहे, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं ना, क्या होता है कई बार थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते पढ़ते हमको नींद आने लगती है, ठीक है। अब ये रिकॉर्डेड वीडियोस है तो मैं बीच में आपके पास कॉमेडी कोई जोक भी नहीं मार सकता, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में रहते तो डेफिनेटली बहुत मजा आता, बीच बीच में कुछ जोक्स आते, बीच बीच में कुछ शायरी आपके लिए सुनाता, मैं कुछ कविताएं सुनाता, ठीक है। लेकिन हम अभी इसमें पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बोलोगे कि सर आप पढ़ा रहे हो कि हमको वो कॉमेडी शायरी सुना रहे हो करके, ठीक है। अच्छी अच्छी शायरी आती मेरे को भी, ठीक है, कभी टाइम मिले तो सुनाएंगे। चलो आगे देखते हैं। एंड सम इंटरेस्टिंग इंसिडेंट, उस समय कुछ क्या हुआ था, इंटरेस्टिंग इवेंट हुए थे। कैसे इंटरेस्टिंग, देखो। सेपरेट पुलिंग बूथ वेर सेटअप फॉर वुमेन इन द रीजन वेयर द मेजोरिटी ऑफ वुमेन ऑब्जर्व द प्रैक्टिसेस ऑफ पर्दा। मतलब उस समय इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहां पर पर्दा प्रथा चलती थी। पर्दा सिस्टम मतलब समझते ना, जो लेडीज जो होती थी वो हमेशा पर्दे के अंदर में रहती थी, मतलब अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी। तो ऐसे ऐसे जगहों के लिए जो है क्या किया गया था, अलग से पोलिंग बूथ बनाया गया था। और उन पोलिंग बूथ में जो ऑफिसर जो थे ना, वो भी वुमेन्स ही थी, कोई मेल ऑफिसर वहां पे नहीं था। अ वुमेन कम टू पोलिंग बूथ इन अजमेर इन अ हॉर्स ड्राइंग कैरिज कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट इन वेलवेट क्लोथिंग। मतलब अजमेर में, अजमेर कहाँ है आप कमेंट करके बताना, आपके लिए क्वेश्चन है, अजमेर कौन सी स्टेट में आता है ये बताना। अजमेर में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक लेडीज जो है क्या हुई, एक घोड़े के कैरिज मतलब रथ में आई, और उसका जो चेहरा है सर से लेके पांव तक पूरा ढका हुआ था, सिर्फ और सिर्फ उसका उंगली दिख रहा था। अब उंगली भी दिखने का रीजन क्या था, कि जैसे आप वोटिंग करते हो ना, तो आप दोबारा से वोटिंग ना करो, क्रॉस वोटिंग ना कर सको करके आपके फिंगर्स पे जो है एक इंक का जो है स्याही लगाया जाता है, ठीक है, मतलब निशान लगाया जाता है, जो बताता है आपके 4 फिंगर्स पर लगाया जाता है, बताया कि इसने वोटिंग जो है कर ली है करके। तो उस पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ उसने उंगली बाहर निकाला था। सोच सकते हैं ऐसा इंसिडेंट हुआ था। सम विलेजेस वोटेड एज अ सिंगल यूनिट, मतलब कुछ गांव ऐसे थे जिन्होंने, पूरे गांव वालों ने जो है एक ही को वोट किया था, ठीक है। कैसे, देखो। अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट द पीपल ऑफ द आदिवासी विलेजेस इन असम ट्रेवल्ड अ फुल डे टू रीच देयर पोलिंग बूथ। मतलब ये आसाम का एक आदिवासी विलेज का कहानी है, मतलब एक इंसिडेंट है, जहां जैसे कल इलेक्शन होने वाला है ना, तो इस गांव के लोग एक दिन पहले ही पोलिंग बूथ के पास पहुंच गए थे क्योंकि दूर था। दे स्पेंड द नाइट डांसिंग एंड सिंगिंग अराउंड देयर कैंप फायर, और उन्होंने आग जलाया, जैसे आप लोग पिकनिक मनाने जाते हो तो उस तरीके से उन्होंने आग जलाया और चारों तरफ क्या होने लगे, उन लोग नाचने लगे। एट सनराइज दे वेंट अ प्रोसेशन इन अ सिंगल फाइल टू पोलिंग बूथ टू कास्ट देयर वोट, और वे सुबह होते ही जो है पूरे एक लाइन में लग गए वोटिंग करने के लिए। द पीपल ऑफ अनदर विलेज डिसाइड टू वोट फॉर अ नोवल मैनर, मतलब एक तो गांव के लोग ऐसे थे जिन्होंने एक मतलब एक अलग से इंटरेस्टिंग तरीका निकाल लिया कि किसको वोट दिया जाए करके। अब उस समय भी पॉलिटिकल पार्टीज थी दो तीन, मतलब मेजर तो कांग्रेस ही थी, लेकिन और भी कुछ छोटी छोटी पार्टीज थी। दे गॉट टू रेसलर टू रिप्रेजेंट द टू कैंडिडेट्स इन अ रेसलिंग मैच। मतलब देखो इन्होंने क्या किया, मतलब इनको दो पॉलिटिकल पार्टीज में से चूज करना था। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टीज है, एक पॉलिटिकल पार्टीज बी है, तो ए की तरफ से एक रेसलर मतलब जो कुश्ती लड़ने वाला था पहलवान उसको लाया गया, ठीक है, और बी की तरफ से भी जो है एक कुश्ती लड़ने वाले पहलवान को लाया गया और इन दोनों में कुश्ती लड़वाएगा। और इन गांव के लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस कुश्ती में जो जीतेगा पूरा गांव के लोग उसी को वोट करेंगे करके, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग इवेंट जो है उस समय हमारे इंडिया के फर्स्ट टाइम के इलेक्शन में जो है हुआ था, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक देखते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो क्या हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी सोने लगोगे। तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से पेज नंबर 192 से। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।